स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर। एक समय ऐसा भी था कि उन्हें अपनी ही बनाई गई कंपनी से निकाल दिया गया। एप्पल से निकाले जाने के बाद भी वो निराश नहीं हुए और कुछ ही समय के बाद उन्होंने दो कंपनी सक्सेसफुली खड़ा कर दिया। स्टीव जॉब्स की जिंदगी इतना आसान नहीं था। वो अपना भूख मिटाने के लिए 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था। उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं था। वो दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। वो हमेशा कोक की बोतलों को लौटा कर रखता था और उससे मिलने वाला पैसों से वो खाना खाता था। ऐसे परिस्थिति में पला बड़ा लड़का कैसे बना डाला दुनिया की टॉप नंबर 1 कंपनी। साल 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 15 मिनट की भाषण दिया था, वो भी सिर्फ 3 कहानियों के माध्यम से। उस स्पीच में उन्होंने अपने जिंदगी के पूरी उतार चढ़ाव के बारे में बताया था। उस भाषण ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर दिया। लेकिन ये स्पीच इंग्लिश में थे तो हर किसी को तो उतना इंग्लिश समझ नहीं आता। मुझे भी उस स्पीच को समझने के लिए 7-8 बार पलट कर देखना पड़ा था। हम सबको पता है बाहर कंट्री का इंग्लिश बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। जरा इस रॉक की प्रोमो को ही सुन ले। इसलिए मैं स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड स्पीच को हमारे मातृभाषा हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ। सारी शब्द स्टीव जॉब्स का रहेगा लेकिन आवाज मेरे रहेगा। इस स्पीच को सुनने के बाद आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक की दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। मैं आज आप लोगों के साथ सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन पास नहीं किया और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतना नजदीक पहुंचा हूँ। आज मैं आप सबको मेरे जीवन से जुड़ी 3 कहानियां बताना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहला कहानी है दोस्त करने के विषय में। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही कॉलेज छोड़ दी, लेकिन मैं 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो आप सवाल आता है कि मैं क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट किया। इसकी शुरुआत मेरी जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाला माँ था एक यंग और अविवाहित स्टूडेंट थे और वो मुझे चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले और वो ये भी चाहती थी कि मुझे जो भी गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। तो इसी तरह मेरी जन्म से पहले सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा हेरप किए जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में कदम रखा, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो एक लड़की चाहिए था। इसलिए आधी रात में मेरी माता पिता को कॉल किया गया जो कि उस वक्त वेटिंग लिस्ट में थे। उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, कि आप उसे गोद लेना चाहेंगे, और उन्होंने हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाला माता पिता को पता चला कि जो लोग मुझे एडॉप्ट कर रहे हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने के बाद मेरी होने वाला माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इसलिए मेरी माँ मान गया और इसी तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और मैं 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग माता पिता की सारी जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगे और 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज मुझे किस तरीके से मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपनी माता पिता की जीवन भर का जमा पूंजी खर्च करता जा रहा हूँ। इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही सोचता था कि जो होगा अच्छा ही होगा। उस समय ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते समय को पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन यही था। जैसे ही मैं कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैं उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता रहा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और वह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं हमेशा कोक की बोतलों को लौटा कर रखता था और उससे मुझे 5 सेंट्स मिलता था और उसी से मैं खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि सप्ताह में एक बार पेट भर के खाना खा सकूं। और यह सब कुछ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने अपना जीवन में जो कुछ भी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ।
चलिए मैं इसे उदाहरण के जरिए बताता हूँ। उस टाइम रीड कॉलेज देश की अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर और हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था तो इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने का कोई आवश्यकता नहीं थी और मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और उसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप पेसेस के बारे में अच्छे से सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और एक अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना ऐतिहासिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर किया नहीं जा सकता था और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। उस समय ये सारी चीज़ें कर रहा था लेकिन ऐसा कोई विचार मन में नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में कब करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैं कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश दिया नहीं होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप पेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते। क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन दोस्त को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही विंडो को जुड़ सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके भविष्य से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही होगा, अपने हिम्मत पर, अपने जीवन पर, अपना भाग्य पर या फिर अपना कर्म पर किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात पर विश्वास रखना है कि आगे जाकर दोस्त कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। उस समय भी आप बिल्कुल अलग रास्ते में चल रहे होंगे और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़े सीख यही है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपकी किसी ना किसी काम पर जरूर काम आएगा। आप जो भी कर रहे हैं बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं बहुत ही भाग्यशाली था, जिसे मैं प्यार करता था उसे जल्दी ही मिल गया। वो क्षण मैंने अपने पिता की गरज से एप्पल की शुरुआत की थी। तब मैं सिर्फ 20 साल का था और हमने बहुत ही मेहनत किया और 10 साल के बाद एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। और उसी समय हमने हमारा बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आपने ही बनाई गई कंपनी से मुझे कैसे निकाल सकता है। वेल, जैसे जैसे एप्पल ग्रो होने लगे हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी की फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इसी तरह 30 साल की उम्र में मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी आधा लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और ये पूरी तरीके से मुझे बर्बाद कर देने वाला था। अगले कुछ महीने तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। मैं ये सब आसानी से स्वीकार करके अपने पीढ़ी की निच्चा उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पोखल और ले बेवनॉय से मिला और मैं उन सब से माफी भी मांगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पब्लिक फेल्योर था और कभी कभार मैं बेली छोड़कर जाने का भी मन बना लिया था। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जो काम मैं करते आई है मैं उसके लिए अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरी जोश थोड़े से भी कम नहीं हुए। मुझे रिजेक्ट कर लिया गया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से अभी भी प्यार करता हूँ और इसलिए एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने की बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं हल्का महसूस कर रहा था। इसी आज़ादी की वजह से मैं अपना जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा चुका था। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू किया और उसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे जाकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई
और आज के समय में ये दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में वापसी किया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकला होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होते। लेकिन मेरी विचार से एक मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरीके से ठोकर मारते हैं, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपना प्यार को जानना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपना काम को कोसना जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम आपका जिंदगी का एक हिस्सा है। आप हमेशा वो काम करें जिसे आप बड़ा काम मानते हैं। आप हमेशा वो काम करें जो करना आपको पसंद है। और अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे कोसते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और भी अच्छी हो जाते हैं। इसलिए उसे कोसते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इस कोट ने मेरे दिमाग पर बहुत ही बड़ा छाप छोड़ दी। तब से मैं 33 साल की उम्र तक हर सुबह उठ के मैं शीशे में देखता हूँ और अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर आज के दिन मेरी आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता। अगर उसकी आंसर ना है तो समझ जाता हूँ कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज का डर को दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि अपना दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला है कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें क्लियर दिखाई दे रहा था कि मेरा पैनक्रियास में ट्यूमर है। और मुझे ये भी नहीं पता था आखिर पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे बताया मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज करना संभव नहीं है और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बाकी है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें इंतजाम कर ले। यानी कि डॉक्टर की भाषा में उसका मतलब है मरने की तैयारी करना। और शाम को मेरी बायोप्सी हुआ था। मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई की मदद से ट्यूमर के सेल्स को निकाली गई। उस समय मैं पूरी तरीके से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो लोग भी मौजूद था वो लोग भी देखकर हैरान हो गया था। जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा तो वो भी रो भरे, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मृत्यु के इतना करीब पहुँचा और उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में ना पहुँचे। और ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ मृत्यु एक उपयोगी है, लेकिन विशुद्ध रूप से ये बहुत ही बड़ा भौतिक अवधारणा है। कोई भी मरना नहीं चाहते, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी मृत्यु से बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन का एकमात्र ऐसा आविष्कार है वो है मृत्यु। ये जिंदगी को बदलता है और पुराने को समाप्त करता है। आज आप सभी लोग नए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकी होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जीने में इसे व्यर्थ जाने ना दे। बेकार के कामों में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के जोर से अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और शास्त्र बुद्धि के बात को सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वो पहले से ही पता है तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए पहले अपना दिल की आवाज़ को सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सभी को मैं यही विश करना चाहूँगा कि स्टे फूलिश, स्टे हंग्री। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।